हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस दूसरे लेक्चर में। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के सारे फंडामेंटल्स। चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद बेसिकली मैंने बताया था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये कूलम्ब्स लॉ ग्रेविटेशन लॉ के बहुत सिमिलर है। फिर मैंने आपको लास्ट में उसका वेक्टर फॉर्म बताया था और अंतिम जो टॉपिक था जिसपे हमने सवाल और लेक्चर खत्म किया था वो था बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। भाई साहब मैंने कहा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उस थ्योरम पे ही बेस्ड होते हैं। शुरुआत कैटलिस्ट तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या था कि भाई साहब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो एक्चुअली उतना ही लगेगा चाहे आसपास कितने भी चार्जेस हो, लेकिन अगर आसपास में बहुत सारे चार्जेस हैं तो उन सब का जो टोटल नेट सम आता है वो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर एडिशन होता है। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि लाइक लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है, लाइक अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। चार्ज बिना मास के नहीं हो सकता है लेकिन मास बिना चार्ज के रह सकता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है जो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है, मतलब वो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि स्केलर है वो। खैर, मैंने फिर कहा था कि एक कूलम्ब चार्ज होने के लिए भाई साहब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है, क्योंकि जो सबसे फंडामेंटल चार्ज है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। क्लियर है? अच्छा, अब सुनो मेरी बात। मैं वापस उसी स्लाइड को यहां पे किया हूं जिस स्लाइड पे मैंने चैप्टर खत्म किया था। क्या था वो बच्चों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या था? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर चार्ज प्लेस्ड नियर बाय, बट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी चार्ज इज सिंपली द वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। क्या तुम्हें ऐसे इसको देख कैसा लग रहा है कि इसको देखा तो ये ख्याल आया कि इसको पहले भी किसी और के साथ देखा था? कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं? तो आइए, इसी फॉर्म पे मैंने बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे एक सवाल मैंने कराया भी था लास्ट क्लास में। आइए उसी के सिलसिले को बेसिकली हम आगे बढ़ाते हैं बच्चे। क्या है सर? इसमें बेसिकली हमसे कह रहा है कि टू फिक्स चार्जेस प्लस 4q एंड q। एक मिनट, यहां पे चार्ज कितना है साहब? प्लस 4q। यहां पे कितना चार्ज है सर? प्लस q। टू फिक्स चार्जेस प्लस 4q एंड q आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स अपार्ट। फाइन, चलो एक दूसरे से इन लोगों को दूर कर देते हैं। कितना दूर कर देते हैं सर? 3 मीटर्स पे करते हैं। फाइन, नाउ एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस अ थर्ड चार्ज प्लस q, ओहो, अ थर्ड चार्ज प्लस q मस्ट बी केप्ट टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। एक मिनट रुको जरा, सबर करो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है साहब? इक्विलिब्रियम का मतलब जहां नेट फोर्स जीरो हो जाए, मतलब इन दोनों के बीच में बताओ कहां पर मैं इस प्लस क्यू को रखूं। मान लो ये डिस्टेंस x है, ये 3 माइनस एक्स है, सो दैट ये बेसिकली इक्विलिब्रियम पे रहे। डिस्टेंस तो बाद में निकालेंगे, पहले ये समझो कि यहां पर अगर हम रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में क्यों रहेगा। ए भाई रुको जरा, ये प्लस है, ये प्लस है सर, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को हटाएगा। ए चल भाग यहां से, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये भी क्या करेगा? ये चल भाग यहां से। भाई साहब दोनों क्या होगा? इक्वल ऑपोजिट हो सकता है, और जब दोनों इक्वल ऑपोजिट रहेगा तो उसकी वजह से नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो। क्लियर है ना? बोलो हाँ जी बच्चे। तो बताइए इस पर जो नेट फोर्स लग रहा था वो क्यों लगेगा? क्योंकि सर ये वाला 4q इसको अपने जीवन से दूर भगा रहा है, ये वाला प्लस q इसको अपने जीवन से दूर भगा रहा है। भाई कोई जति नहीं है इसकी, कोई रखना ही नहीं चाहता इसे अपने पास। तो भाई नेट फोर्स मतलब इन दोनों के बीच में कितना सर? k q1 इंटू q2, सो 4q इंटू q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। गॉट इट? 4k इंटू q इज इक्वल टू इन दोनों के बीच में सर k इंटू q इंटू बेसिकली क्या? q डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही है ना? अब बताओ क्या सर? के क्यू स्क्वायर कैंसिल। अरे भाई साहब 4 दिया है तो जल्दी से स्क्वायर रूट ले लो ना। तो क्या आएगा बताओ? अगर तुम स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहां से क्या आएगा? 2 बाई एक्स। ओ हो 2 बाई एक्स। आगे क्या सर? यहां से 1 बाई 3 माइनस एक्स। क्या किया? अरे सर दोनों साइड तो स्क्वायर रूट लिया है, तो बस कर लो सॉल्व, भगवान का दिया सब कुछ है। क्या होगा? 3 इंटू 2 6 माइनस 2x इज इक्वल टू x। इसका मतलब है कि 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू बेसिकली 2 मीटर। एक मिनट रुको रुको रुको, सबर करो जरा। सर ये वाला जो चार्ज है ना प्लस क्यू, सर ये वाला यहां से एक्चुअली 2 मीटर पे आया, और अगर यहां से 2 मीटर पे आया तो सर इसका मतलब है यहां से बेसिकली 1 मीटर पे आएगा। आप बताइए ये चार्ज एक्चुअली में किसके पास है, किसके दूर है? सर ये चार्ज बेसिकली 4q के दूर होगा और q के पास होगा। क्यों सर? आखिर नेट फोर्स तो इक्वल अपोजिट होना है। अगर नेट फोर्स इक्वल अपोजिट होना है तो ये जो प्लस q चार्ज है ये बेसिकली दूर रहेगा इससे, तभी तो इसका इन्फ्लुएंस कम होगा। एक बात हमेशा रखना,
चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पूछ रहा हो, चाहे पोटेंशियल जीरो पूछ रहा हो, चाहे फोर्स जीरो पूछ रहा हो, वो जगह हमेशा होता है बड़े वाले चार्ज से दूर छोटे वाले के पास। इससे दूर होगा तभी तो किसी के पास आओगे। अरे बोलो, किसी के दूर हो गए हमारे कितने, किसी के पास हो गए हमसे कितने दूर हो गए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से आगे। सर नेक्स्ट, रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर -4q एंड +q। हाँ, इसमें मजा है भाई साहब, इसमें है असली कॉन्सेप्ट। जरा मेरी बात समझिएगा। कहानी बेसिकली ये है, यहां पर हमसे चार्ज है -4q और ये है बेसिकली q। अब कह रहा है कि बताओ इनके बीच में द स्टिल डिस्टेंस रिमेन सेम 3 मीटर। अब इनके बीच में कहां पे चार्ज रखूं कि जो नेट फोर्स होगा वो बेसिकली जीरो होगा। किस पर? कोई बाहर का चार्ज है +q। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ये डिस्टेंस जहां पे हमें रखना है, क्या वो ए और बी जहां चार्जेस हैं इनके बीच में होगा, यहां से लेफ्ट में होगा या यहां राइट होगा? पहले ये सोचो, पहले ये सोचो। कहां रखेंगे वो बात की बात है, पहले ये सोचो कि ये चार्ज जो बाहर का एक्सटर्नल है वो एक्चुअली कहां पे होगा, -4q के लेफ्ट, ए और बी के बीच में, या फिर बी के राइट? सोचो, पहले स्क्रीन को पास करो और खुद सोचो कहां पे आना चाहिए वो, जल्दी। ऐसे क्या देख रहे हो, सही पढ़ा रहा हूं मैं, सुनो। सर क्या बीच में हो सकता है क्या? चेक करते हैं। सर अगर बीच में हुआ, मान लो इस जगह पे, तो सर बेसिकली बात ऐसी है कि यहां है माइनस, ये निगेटिव, मतलब इस पर जो अगर हमने +q यहां रखा, अगर रखा तो मुझे नहीं पता यहां होगा कि नहीं होगा, अगर रखा तो इसके पास आएगा। अच्छा हाँ सर, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होता है। अगर यहां रखा तो इस पॉजिटिव की वजह से सर रिपल्शन होगा, दोनों लेफ्ट में होगा। ए भाई, होगा क्या यहां पे नेट फोर्स जीरो? हमसे क्या पूछा हुआ है? सर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, बट इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है? सर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस कभी भी इन दोनों के बीच नहीं आएगा। अब एक और, रुको रुको जरा। सर दो ही चांस बनता है, या तो यहां पर या तो यहां पर। अब तुम मुझे गेस करके बताओ कि एग्जैक्टली कहां जीरो आएगा, ये पी पे आएगा या जीरो पे या क्यू पे आएगा? सोचो। अगर पी पे आता है, अगर यहां आता है, तो पहले हम समझेंगे क्या यहां जीरो हो सकता है क्या? मेरे भाई और बहनों, आप मुझे बताइए कि इस पॉजिटिव चार्ज पर नेट फोर्स पी और क्यू पर जीरो हो सकता है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई और बहनों, हो सकता है क्या? एक मिनट। सर पी पॉइंट पे क्या होगा? सर अगर पॉजिटिव चार्ज +q रखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, हाँ सर। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव यहां, सर रिपल्शन, हाँ। दोनों फोर्स कैंसल आउट हो रहा है, मतलब हो सकता है, लेकिन रुको, नहीं होगा। बच्चा बोलेंगे हैं, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ऐसे कैसे नहीं होगा सर? रुको, क्या कहा था मैंने? फोर्स जीरो हमेशा पॉजिटिव से दूर, बड़े वाले चार्ज से दूर होता है, छोटे वाले के पास होता है। तुम मुझसे दूर चले गए तभी तो किसी के पास आए। एक मिनट, यहां नहीं होगा क्योंकि यहां पर इसका इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और इक्वल ऑपोजिट होने के लिए पॉजिटिव वाले से बड़े वाले से दूर होगा तभी तो उसके पास आएगा और नेट इंफ्लुएंस जीरो हो जाएगा। मतलब मान लो क्यू पर इस पॉजिटिव की वजह से सर दूर, यहां से मान लो ये डिस्टेंस ऑफ एक्स है, तो यहां से कितना होगा बताओ? के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। रिपल्शन है पॉजिटिव पॉजिटिव में, हाँ सर। एक मिनट, ये है Q और ये है बेसिकली -4Q। अगर हमने +Q यहां रखा, यहां नहीं रखा, अब हटा दो, भागो, हाँ। अब बताओ, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, सर क्या आएगा? अट्रैक्शन हो सकता है, हाँ। तुम पूछोगे सर फिर यहां भी तो वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, तो वहां पे जीरो क्यों नहीं लिया नेट फोर्स आपने? एक मिनट, यहां पर ये चार्ज सर बड़ा है, तो अगर फोर्स बड़ा हो जाएगा लेकिन हमें इक्वल ऑपोजिट चाहिए ताकि जीरो हो सके, तो सर ये वाला बेचारा चार्ज ना, ये जो -q चार्ज है, +q जो चार्ज है सर, वो तो छोटा चार्ज है। तो छोटा चार्ज है मतलब इसका इंफ्लुएंस यहाँ पे कम है। अरे बट डिस्टेंस भी तो कम है ताकि इंफ्लुएंस ज्यादा हो सके, तो एक कम एक ज्यादा नलिफाई कर देगा। अच्छा यहां से देखो सर, यहां से ना जी डिस्चार्ज का वैल्यू ज्यादा है सर, -4q। इसका मतलब है कि इसका इंफ्लुएंस इस पे ज्यादा रहेगा, बट कोई बात नहीं, हमने डिस्टेंस को भी बड़ा कर दिया। कितना डिस्टेंस कर दिया? फोर्स कितना होगा? के क्यू Q1 डिवाइड बाई, सर यहां से यहां x और यहां से यहां 3, तो ये कितना होगा बताओ? सर 3 + x का स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, यहां चार्ज बड़ा था, इसका असर ज्यादा होगा, हाँ, तो ठीक है, डिस्टेंस ही बड़ा कर दो।
तो चार्ज बड़ा, फोर्स बड़ा, डिस्टेंस बड़ा, फोर्स कम। अरे नलीफाई करने के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब बैलेंस करना चाहिए। तो एक का चार्ज की वजह से फोर्स अगर बड़ा आया तो उसी चार्ज से दूर जाओगे तो डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से फोर्स कम हो जाएगा, तभी तो दोनों कैंसिल करेगा ना। देखो कैसे देख रहे हैं, समझा कि नहीं समझा? तो इसका मतलब है कि ये जो होगा वो सिर्फ राइट साइड में होगा। अब बस इक्वेट कर लो, इक्वल ऑपोजिट ही तो होना है। तो क्या होगा, k इंटू 4q² बाई 3 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बोलो बच्चा, k² बाई x²। करो फिर सॉल्व, करो फिर, तो करो ना। क्या होगा यहां से बताओ सर, 2/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब बताओ यहां से क्या होगा सर, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3x, मतलब 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू -3। कहां पे आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3x, सो 3x 2x माइनस x इक्वल टू -3 कैसे आएगा, इस जगह पे आएगा क्या फोर्स? हाँ जी, तो यहां देखो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस x होगा ना, तो यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 मीटर। मैंने कहा था ना, ये जो नेट फोर्स जीरो है वो बेसिकली इस प्लस क्यू से पास आएगा, इस -4q से दूर आएगा। इतना मत सोचो, सुनो, जीवन में ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने का लाइफ को, कीप इट सिंपल। संत श्री श्री शाहरुख खान जी महाराज ने कहा था हैप्पी न्यू ईयर में, कीप इट सिंपल। भाई साहब देखो, जो नेट फोर्स जीरो होगा वो हमेशा बड़े वाले चार्ज से दूर होगा, बस इतना ही याद रखना है। जो नेट फोर्स होगा वो जीरो जहां होगा वो हमेशा बड़े वाले चार्ज से दूर होगा, छोटे के पास होगा। आइए नेक्स्ट करते हैं साहब, इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो फाइंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। बच्चों देखो, ए है स्क्वायर, स्क्वायर का साइड है ए, चारों कोने पे चार्ज रखा हुआ है। अब सुनो क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, इफ नेट फोर्स ऑन स्मॉल कैपिटल क्यू इस पे जीरो है तो बताइए कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, पवित्र रिश्ता। एक मिनट सुनो, आपको भी पता है भाई साहब कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और आई मीन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है। धीरे धीरे करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ के करते हैं, और समझिए मेरी बात ध्यान से। कहानी ऐसी है सर, नेट फोर्स कैपिटल क्यू पे जीरो है, अच्छा तो बताइए कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन है? इतना तो कंफर्म है, ये जो प्लस क्यू है ये इसको दूर भेजेगा अपने जीवन से, कितना मैग्नीट्यूड से, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। रुको जरा सर, ये जो कैपिटल क्यू है ये भी इसे दूर भेजेगा, हाँ सर, कितने फोर्स से, ये बेसिकली क्या है बताओ, ये तो इस स्क्वायर का डायगोनल है, और डायगोनल है तो ये आएगा k इंटू क्यू स्क्वायर बाई √2 इंटू ए का स्क्वायर। अबे ऐसे क्या देख रहे हो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, √2a होता है ना रे मुन्ना। एक मिनट, हाँ जी सर, ये है q, अच्छा ये भी इसको दूर भेजेगा। एक मिनट रुको जरा, अगर तीनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे एक साइड, तो क्या नेट फोर्स कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं होगा। इसका मतलब इतना है कि, और वैसे भी छोड़ो ना यार, अगर सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा मुन्ना, अरे कैसे होगा, बोलो ना। नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इतना तो कंफर्म है, ये सब का सब सर बेकार की बातें हैं, दुख दर्द पीड़ा। इसका मतलब यह है कि सर इनमें से एक चार्ज निगेटिव होगा और सर दूसरा पॉजिटिव होगा, और तुम्हारे भेजे में कुछ नहीं भेजा भगवान ने। क्या सर, सारे चार्ज पॉजिटिव होंगे तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा रे, वो भी स्क्वायर कोने पे रखे हुए? इसका मतलब है कि सर ये निगेटिव है। एक मिनट, अगर ये निगेटिव है तो अब तो फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स स्टिल रिमेन सेम, कितना, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, है ना। एक मिनट सर, ये है माइनस, हाँ सर ये है प्लस, फिर से अट्रैक्शन, अरे वही जो तुम्हारा चल रहा है आजकल, के इंटू क्यू बाई सर ए स्क्वायर। बट रुको, ये दोनों अट्रैक्शन है, जीवन में कभी मोहब्बत हमेशा नहीं रहती, कभी न किसी से नफरत हो ही जाती है। तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव, अरे सर रिपल्शन, कितना सर के क्यू स्क्वायर बाई, अरे सर अभी तो निकाला था आपने √2a का स्क्वायर, कितना 2a स्क्वायर। एक मिनट सर, इस बेचारे पॉजिटिव चार्ज क्यू पर सर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फोर्सेस लग रहे हैं, वो भी सर एक साथ, बेचारे का क्या हाल हुआ होगा सर। ये और ये क्या हो रहा है सर, ये और ये अट्रैक्शन है, हाँ सर ये रिपल्शन है। ओके सर, दोनों में फोर्स 90 है, अच्छा जी, तो यहां से क्या होगा, अरे सर इन दोनों का फोर्स बेसिकली एक 90 है, 90 पे है तो कितना रिजल्टेंट होता है, √2 टाइम्स होता है ना, Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। बट नेट फोर्स तो जीरो है, हाँ,
अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ओवरऑल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। सुनो रुको, नहीं नहीं घबरा नहीं करेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, रुको। सर एक फोर्स ऐसे है, हाँ एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, तीनों का एडिशन 0 कब हो सकता है चमनलाल? जब इन दोनों का एडिशन इधर हो और ये इसको कैंसिल कर रहा हो। मतलब फर्स्ट और सेकंड, मान लो बच्चा ये है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, मतलब फर्स्ट और सेकंड का जो रिजल्टेंट है वो थर्ड के एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट है। बोलो कैसे बोलोगे? फर्स्ट सेकंड का जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली थर्ड के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ? इन दोनों का रिजल्टेंट कितना कितना, √2 इंटू के इंटू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसका के इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2a²। प्रेम से बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। आइए एक मिनट, यहां से क्या होगा? के क्यू ए स्क्वायर सर कैंसल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, √2 इधर जाएगा तो ये हर जगह ऑप्शन में विथ माइनस साइन होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कैपिटल क्यू पॉजिटिव है तो स्मॉल क्यू को तो निगेटिव ही होना चाहिए ना, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा। बोलो क्लियर है? था ना बढ़िया सवाल? तो इसमें पहले तो हमें वेक्टर का ज्ञान होना जरूरी है। क्या क्या बेसिक्स जो इस क्वेश्चन में यूज हुआ, सोचो इस क्वेश्चंस का बेसिक्स क्या क्या यूज हुआ। सर सबसे पहला बेसिक्स ये है कि अगर हमारे पास दो इक्वल फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो सर इनका जो रिजल्टेंट है 90 डिग्री पे √2 टाइम्स ऑफ 1 होता है। बोलो ना। एक मिनट आगे। सर कूलम्ब्स लॉ ऑफ मीडियम, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बड़ा फर्क यह है कि दो मासेस ग्रेविटेशन में अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं तो चाहे उनको हवा में रखो, पानी में रखो, कहीं भी रख दो, सर वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमेशा सेम ही होता है, बरोबर। लेकिन सर मीडियम में ग्रेविटेशनल फोर्सेस भले ही ना बदले, लेकिन सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हमेशा चेंज होता है। मीडियम पर डिपेंड कौन करता है? बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स की बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो मासेस के बीच में डिस्टेंस अगर आर है तो इन दो मासेस को चाहे तुम अर्थ पे रखो, मार्स पे रखो, स्पेस में ले जाओ, कहीं भी इन दोनों का आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा सेम होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स हमेशा हर पॉइंट पे बदलते रहता है। बदलने को तीन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले, और इंतजार की हद देखिए कि अगले जन्म में तुम हमसे मिलोगी तब तो जानोगी कि जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। तालियां। आगे। सर एक्चुअली क्या है, एक बात हमेशा याद रखो, अगर मैं यही वैक्यूम में या स्पेस में फोर्स बताऊं तो दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस क्या था? ये वाला था। मैंने बोला था यहां पे जो k है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू होती है बच्चे 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r²। ये फोर्स है वैक्यूम में, स्पेस में। स्पेस कौन सा? वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या था बच्चे? सर एप्सिलॉन नॉट वाज बेसिकली परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या था ये? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम। बेसिकली परमिएबिलिटी था वैक्यूम में। अच्छा, मैंने आपको अभी क्या बताया कि सर ये फोर्स चेंज करेगा अगर यही मीडियम चेंज होता है। अगर मीडियम वैक्यूम की जगह पे कुछ और होगा तो फोर्स बदल जाएगा। एक मिनट, जब अगर फोर्स बदलेगा तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये है फोर्स कहां पे? सर मीडियम, आई मीन स्पेस में। अगर यही फोर्स तुमसे मीडियम में पूछेगा तो सुनो, ये जो 1/4πε0 था वो एप्सिलॉन हो जाता है एंड दैट इज बेसिकली Q1 Q2 बाई r²। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दो चार्जेस या तो अट्रैक्ट होंगे या तो रिपेल होगा, बट वही अट्रैक्शन या रिपल्शन अगर वैक्यूम में होगा तो कहानी अलग है, यही अगर स्पेस में मीडियम में हो रहा होगा तो बेसिकली कहानी अलग है। मतलब स्पेस में अलग, मीडियम में अलग। क्यों? सर वहां पर क्या यूज किया था? एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या यूज किया? सर बेसिकली एप्सिलॉन, क्योंकि ये है एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं, यहां था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है बेसिकली परमिटिविटी, मैंने क्या परमिटिविटी लिख रहा हूं मैं, परमिटिविटी, ये है बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की बेसिकली परमिटिविटी है। अच्छा सर परमिबिलिटी नहीं रे, परमिटिविटी, सॉरी, ये है बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी तो मीडियम में था ना, वो मैग्नेटिज्म में था। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक बात और समझना,
इसकी वैल्यू होती है 8.854 10 टू दी पावर -12, लेकिन मीडियम की परमिटिविटी तो हर पॉइंट। हाँ जी, तो मैंने बताया कि जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो बेसिकली एप्सिलॉन है। इसका मतलब है कि सुनो, अगर फोर्स दो चार्जेस वैक्यूम में रहेंगे तो ये यूज करना है, वही दो चार्ज बच्चा अगर मीडियम में रहेगा तो बेसिकली ये यूज करना है। तो दोनों अलग अलग हो गए। हाँ सर, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। अच्छा अब सुनो, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम वाले की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होगी, हर मीडियम में चेंज होगी। हाँ, लेकिन इतना दिमाग मत लगाओ, एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में आगे। और ये डायलेक्ट्रिक जो है वो है बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसका मतलब है कि परमिटिविटी, परमिटिविटी मैंने कहा है, परमिटिविटी शब्द आया है परमिशन से, कितनी आसानी से कोई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खुद से पास होने देता है। तो परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इनटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसलिए देखना कई जगह पे यही फॉर्मूला पता है क्या लिखा होता है, सुनो ना, ये ऐसे लिखा होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब सर ये पूरा फॉर्मूला क्या है, ये वही दो चार्जेस अगर वैक्यूम में रहेंगे उसका फॉर्मूला है, बट मीडियम में वही क्या हो जाता है 1/k। इसीलिए हर जगह क्या लिखा हुआ है कि फोर्स बिटवीन मीडियम, आई मीन फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, ये दो चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, डिस्टेंस R है। अब ये जो मीडियम में अगर मान लो वैक्यूम में इसका फोर्स है 81 न्यूटन मान लो, तो यही मीडियम में क्या हो जाएगा, आंसर है 81 डिवाइड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम 1/k टाइम्स एफ नॉट, मतलब फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम। के क्या है सर, के इज बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सुनो ना, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। अरे रुको मुन्ना, एक मिनट सुनो मेरी बात ध्यान से। कहानी बेसिकली क्या है, ये सब छोड़ो, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल गया। कहानी बेसिकली सिंपल है कि सर अगर दो फोर्सेस, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर दो चार्जेस Q1 एंड Q2, सिंपल सी कहानी सबको जोड़ के बता रहा हूं मैं, अगर ये डिस्टेंस R है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यही दोनों चार्जेस मान लो बच्चे वैक्यूम में रखे हैं, वैक्यूम बोलो या स्पेस बोलो बात तो सेम ही है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। बस क्लियर। अच्छा लेकिन सर यही दो चार्जेस, ओ हो मार ही डाला सर, अभी भी अगर Q1 Q2 है बट अब किसी मीडियम में रखा है, पानी में रख दिया, ग्लिसरीन में रख दिया, केरोसिन में रख दिया, किसी भी अलग मीडियम में रख दिया, तो यही जो फोर्स जो पहले इतना था मेरे प्यारे नमूनों और प्यारी नमूनियों, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू के टाइम्स। और इसी को मैंने बोला था फोर्स इन वैक्यूम, मतलब जो वैक्यूम में फोर्स आया है उसी का 1/k टाइम्स 1 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। जैसे कि एक मिनट, पानी का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81, दो चार्जेस हैं, दोनों में फोर्स लग रहा है और मान लो ये फोर्स 81 न्यूटन है, तो इसी को अगर पानी में रख दोगे, वैक्यूम में फोर्स अगर दो चार्ज के बीच में 81 न्यूटन है, पानी में रख दोगे तो ये चार्ज के बीच में फोर्स हो जाएगा सिर्फ 1 न्यूटन। बच्चा बोलेगा क्या 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 पढ़ा दिया मास्टर। ए भाई, पहले कितना था 81 न्यूटन, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सर 81, इसका मतलब है आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। समझ लो का क्लियर है पूरी कहानी कि सर इनके बीच में बस और कुछ नहीं बदला भाई साहब, बस मीडियम बदल गया है, जो पहले वैक्यूम था वो दूसरा मीडियम हो गया, तो फोर्स इस मीडियम में जो होगा वो जो वैक्यूम वाला फोर्स है उसका बेसिकली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स है फोर्स 1/k टाइम्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब 1/k डिवाइड कर दिया है। समझा कि नहीं समझा। जीवन में दुख दर्द परेशानी चिंता है क्या, याद रहेगा। हाँ एक बात हमेशा रखना, और ये बड़ा मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब इंटेलिजेंट बात बता रहा हूं मैं, कि फोर्स बिटवीन Q1 Q2 डज नॉट चेंज बट नेट फोर्स चेंजेस। बच्चा बोला कि मास्टर पागल हो गया, अभी कह रहा है कि मीडियम में जो फोर्स है वो 1/k टाइम्स होगा पहले का, अब कह रहा है कि फोर्स Q1 Q2 के बीच में नहीं बदलेगा लेकिन नेट फोर्स बदल जाएगा। अरे भाई कहना क्या चाहते हो, रुको क्या कहना चाह रहा हूं सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, एकदम सिंपल सिंपल शब्दों में, कंफ्यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल आराम से, अगर इनके बीच में फोर्स लग रहा है
F वैक्यूम में, तो अगर मीडियम में भी रख दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फोर्स इतना ही रहेगा। लेकिन जब मीडियम को पोलराइज करेगा तो कुछ चार्जेस यहां डेवलप होंगे, कुछ चार्जेस यहां डेवलप होंगे। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, और इसकी वजह से इस पर जो फोर्स पहले इसकी वजह से लग रहा था और साथ साथ अब इसकी वजह से भी लगना चाहेगा, जो उस मीडियम का पोलराइज्ड चार्जेस है बेसिकली उसकी वजह से। तो वो जो नेट फोर्स जो 1/k टाइम्स आया है वो पहले से Q2 पर जो फोर्स लग रहा था माइनस जो पोलराइज्ड चार्जेस ऑफ मीडियम की वजह से लगा है, उसकी वजह से नेट फोर्स आता है 1/k टाइम्स। लेकिन किसी भी मीडियम में जो Q1 का Q2 पर असर है या Q2 का Q1 पे असर है, ये कभी नहीं बदलता है। लेकिन नेट फोर्स बदल जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, इसका चार्ज उस पे, इसका फोर्स, दोनों चार्जेस के फोर्स के साथ साथ वो मीडियम के भी जो पोलराइज चार्जेस हैं उसका फोर्स लग जाता है। इसीलिए नेट फोर्स मैंने बोला किसी भी मीडियम में नेट फोर्स इज 1/k टाइम्स ऑफ फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे वर केप्ट इन वैक्यूम। बदला, समझा? 1/k टाइम्स हो जाता है, समझ में आया? ये नेट फोर्स है जो बच्चे में हो जाता है। आइए बच्चे, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फील्ड मतलब क्या? सर फील्ड का मतलब है किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें, अच्छा एक बात बताओ, अर्थ, मून अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। भाई साहब चंदा मामा हमारी धरती माता के चारों ओर गोल गोल घूमता रहता है। क्या दोनों के बीच में कोई चेन बंधी हुई है? नहीं। क्या कोई रस्सी बंधी है? नहीं। बस ये प्रेम है जिसकी वजह से वो जन्मों जन्मों तक घूमते रहता है और कभी बगावत नहीं करता है। वाह वाह वाह। अब समझो मेरी बात ध्यान से। दूसरी कॉन्सेप्ट, सर कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं? नहीं सर। धरती माता सूरज के चारों ओर घूमते रहती है, एक साल में हमेशा घूमते रहती है। क्या इन दोनों के बीच में कोई जन्मों जन्मों का रिश्ता है? हाँ। क्या कोई रिश्ता चेन बांध के, चेन, दोनों के बीच में चेन बांधा हुआ है क्या? नहीं। इतना है कि सन का इफेक्ट मून पर है, सन का इफेक्ट अर्थ पे है, वैसे ही जैसे अर्थ का इफेक्ट मून के पास है। भले ही देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, बट स्टिल ग्रेविटेशनल फील्ड में है दोनों एक दूसरे का, इसीलिए वो इसका असर इस पे डालता है। अच्छा एक मिनट, क्या है डेफिनेशन? क्या है सर? इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अदर चार्जेस इफ केप्ट इन इट्स विसिनिटी, विसिनिटी मतलब उसके पास, उसके एरिया में, उसके किंगडम में, विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बेसिकली रिपल्शन। मतलब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर कोई चार्ज कैपिटल क्यू यहां पर है तो इसके आसपास का कोई एरिया जिसमें अगर ये आया, सुनो मुन्ना ध्यान से, इसके आसपास का बेसिकली वो एरिया, यहां पर मान लो कोई चार्ज है स्मॉल क्यू, तो अगर ये कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पे है, मतलब इसका असर इस पूरे रीजन में है कि अगर जैसे ही ये स्मॉल क्यू यहां इस कैपिटल क्यू के पास आएगा, ये उसको दूर भेजना शुरू करेगा विद फोर्स F इज इक्वल टू KQ/R²। मतलब इस पूरे रीजन में, इस पूरे एरिया में किसका इंफ्लुएंस है? सर इस कैपिटल क्यू का इंफ्लुएंस है। उस इंफ्लुएंस से क्या कर रहा है? कैपिटल क्यू को या तो दूर भेजेगा या तो पास आएगा। मतलब इस पूरे रीजन में, जिस रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज अगर आ गया तो उसको ये कैपिटल क्यू या तो पास खींचेगा अगर ऑपोजिट होगा तो, या तो दूर भेजेगा अगर बेसिकली लाइक चार्जेस हुआ तो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया है जिसमें दूसरा कोई भी चार्ज अगर आएगा, उसका इलाका है भाई साहब। हर चार्ज का अपना आसपास एक इलाका होता है कि कोई भी दूसरा चार्ज अगर उसमें आएगा तो उसको या तो पास बुलाएगा तो दूर भेजेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही जरूर। आई बात समझ में? एक मिनट, हाँ जी। सो अब जो फोर्स है, फोर्स का जो फॉर्मूला था KQ/R², क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर ये वाला, ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के इन्फ्लुएंस में है, मतलब कुछ तो यहां पर है इसका असर जो स्मॉल क्यू पे लगा रहा है और उसको दूर भेज रहा है। तो वो जो असर है उसी को बोलते हैं हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब बहुत स्मॉल चार्ज, सो दैट इसका असर हम बेसिकली यहां पर निकाल सके। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंबल है ना वो F/Q है, मतलब वो है बेसिकली न्यूटन पर कूलम्ब, या फिर आगे आगे आएगा वोल्ट पर मीटर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन है, आसपास का फील्ड है जो
उस फील्ड में अगर कोई भी दूसरा कोई चार्ज आएगा तो पहला वाला या तो उसे अट्रैक्ट करेगा या तो उसे दूर भेजेगा। बोलो हाँ। अब सुनो, मैंने बोल दिया यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम या फिर बेसिकली वोल्ट पर मीटर। एक मिनट, डायरेक्शन क्या होता है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन हमेशा दूर होता है, और अगर कोई निगेटिव पास है, निगेटिव चार्ज है तो उसके हमेशा पास होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निगेटिव के पास। किसी के दूर हो गए, किसी के पास हो गए। आई बात समझ में? मतलब इस केस में हम आपके हैं कौन, इस केस में हम साथ साथ हैं, उसी के पास है। क्लियर है? अच्छा, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज। क्लियर है? इसीलिए मैं बताऊं, बहुत जरूरी फॉर्मूला है बच्चों, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब इसका बहुत सारा मीनिंग है, अगर पॉजिटिव रहा तो, या फिर वही चार्ज, वही टेस्ट चार्ज अगर नेगेटिव रहा तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। अब इस फॉर्मूले का कुछ किया कुछ नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, लेकिन ये बहुत जरूरी फॉर्मूला बन गया जो कई सारे कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। जैसे कि, एक मिनट मेरी बात ध्यान से समझना, सब कुछ सुनो, रुको समझो, पहले बहुत जरूरी बात कह रहा हूं, समझो। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी फील्ड में रखा हुआ है, इसीलिए हमेशा हर बार मैं आज के बाद लिखूंगा कि सर इस फॉर्मूले में ई हमेशा होता है एक्सटर्नल फील्ड, उसका नहीं है, ये किसी और का फील्ड है जिसका असर उस पर हो रहा है। एक मिनट सुनो मेरी बात, ये है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, यहां चार्ज है जी, किसी के बाहर में फील्ड रखा है, भाई साहब पागलों की तरह भागना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई। इस फोर्स की वजह से क्या होगा सर, पागलों की तरह वो भागना शुरू करेगा। कहां भागेगा सर? राइट साइड को भागेगा। यही अगर नेगेटिव होता और फील्ड ऐसे राइट साइड में होता, ये राइट साइड में फील्ड है और यहां पर बेसिकली चार्ज माइनस क्यू है, ये पागलों की तरह पीछे भागना शुरू करेगा। एक मिनट रुको जरा, सबर करो। क्या बोला मैंने अभी? अगर कोई, ये पूरा जो सेक्शन है, रुको रुको मैं इसको बॉक्स में कर रहा हूं, ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हो यहां से यहां तक, ये जो मैंने किया ब्रैकेट में, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या बोला मैंने? अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है, किसी बाहर के फील्ड में रखा है, तो वो फील्ड की डायरेक्शन में भागना शुरू करेगा। रेस्ट पे हो तो भी फोर्स लगेगा, मोशन में हो तो भी फोर्स लगेगा। ये फोर्स हमेशा लगता है, ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ चार्ज, always acts on a charge even if it is at rest, even if it is at rest। मतलब वो चार्ज अगर रेस्ट पे रहेगा तो भी फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई लगेगा। कहां लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन के उल्टा। बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? अच्छा सर, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है सर। जरा एक बात समझिएगा, आखिर कैसे निकालेंगे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, कि सर आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर है कैपिटल क्यू, ठीक है, यहां समझ में आएगा सर, यहां पर है प्लस क्यू नॉट। इसी को मैंने बोला है बच्चों की ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज, इतना छोटा चार्ज कि इसका असर इस पे हो रहा है लेकिन इसका असर इस पर नहीं हो रहा है। ठीक है सर, क्या करेगा सर? पॉजिटिव पॉजिटिव है जी, इसको दूर भेजेगा। कहां दूर भेजेगा सर? राइट साइड को भेजेगा। क्यों भेजेगा सर? रिपल्शन हो रहा है। कितना डिस्टेंस है? आर। किस पॉइंट पर चार्ज है टेस्ट चार्ज सर? पी पॉइंट पे। अच्छा, क्या इसका असर यहां है? हाँ सर, तभी तो भागा। क्या इसमें लात मार के भागा, हट दे, ऐसा कुछ बोला नहीं, बट फिर भी वो जा रहा है, मतलब इसका असर कुछ तो यहां पर होगा। एक मिनट, हम इसका स्ट्रेंथ यहां पर कितना है बच्चों, बेसिकली हमें वो निकालना है। सर कोई बात नहीं, अभी मैंने क्या बोला है मैं फिर से आपको रिवाइज कराना चाहता हूं बच्चों कि ये फॉर्मूला सच में बहुत जरूरी है। कौन सा? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। किस पर लगता है? चार्ज पर लगता है। किसकी वजह से लगता है? किसी बाहर के फील्ड की वजह से लगता है। किधर लगता है? पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज पर फील्ड का उल्टा लगता है। बोलो हाँ। एक मिनट रुको सर, यहां पर इसका असर कितना होगा? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सर इन दोनों के बीच में जल्दी बताओ फोर्स कितना लगेगा? सर फोर्स इज इक्वल टू के, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस सर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
डिवाइड बाय क्यू नॉट, फोर्स बाय चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, ओके, क्यू नॉट कैंसल, ओ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इज 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फील्ड किसका है? इसका है। कहां है? यहां है। किधर है? राइट साइड को है। क्यों है राइट साइड को? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा दूर होता है, लेकिन यही अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो इस पॉइंट पे बच्चा जो फील्ड है वो बेसिकली इसके पास होता। बोलो ना, क्लियर है क्या सारी बात? समझ में आ रही है बात? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनविजिबल चीज है जो किसी चार्ज का असर बताता है किसी दूसरे जगह पे। ये जो असर है वो असर होगा पॉजिटिव चार्ज का भी, निगेटिव चार्ज का भी, बस जो फील्ड का डायरेक्शन है वो दोनों जगह पे अलग अलग होगा। वही कोई चार्ज अगर किसी बाहर के फील्ड में रखा रहे तब होता है उस पर फोर्स Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव से दूर, निगेटिव के पास। ये हमेशा रखना। मैंने क्या बोला सर, ये इस पॉइंट पे चार्ज है, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो इस चार्ज के पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बेसिकली चार्ज सर निगेटिव है। कोई तकलीफ आपको? आगे बढ़ते हैं। सर आखिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस के साथ वेरी करता है? हाँ सर, अभी आपने बताया कि डिस्टेंस के साथ बेसिकली वेरी करता ही है। कैसे बेसिकली वेरी कर रहा था? अभी तो हमने देखा कि 1/r² से वेरी कर रहा था। हाँ सर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना? 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। अरे सर, इसका मतलब है कि अगर हम किसी चार्ज से इनवर्स स्क्वायर रूल है ना, इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स स्क्वायर रूल। सुनो 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 गांव वालों सुनो, अगर ये इनवर्स स्क्वायर रूल है इसका मतलब क्या है? अगर कोई चार्ज है बच्चा यहां, इससे डिस्टेंस r पर जो फील्ड होगा, मान लो r पे फील्ड है ई नॉट, वही अगर हम इससे 2r डिस्टेंस चले गए, यहां से अगर 2r डिस्टेंस चले गए तो ये फील्ड 1/2, डिस्टेंस डबल हुआ तो फील्ड 1/2 नहीं होगा, नहीं, फील्ड होगा 1/r टाइम्स। क्यों? क्योंकि इनवर्स स्क्वायर रूल पे काम करता है ना? मैं बताऊं, इसीलिए जो इक्वेशन देखा होगा ना हमेशा, हमें जो ग्राफ देखा होगा फील्ड का, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से वो बेसिकली ऐसा होता है, पैराबोलिक होता है, 1/r² से वेरी करेगा। तो ये जो फील्ड है दैट वेरीज एज 1/r², इसीलिए इसका जो नेचर होगा वो बेसिकली पैराबोलिक होगा। क्लियर है? पैराबोलिक होगा। अच्छा, ये जो फील्ड है ये किसका फील्ड है? ये है ड्यू टू पॉइंट चार्जेस ओनली। याद रखिएगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमारे सिलेबस में मैक्सिमम चार्ज तो पॉइंट चार्ज ही है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस ओनली ही ऐसा कह सकते हो। मतलब किसी भी चार्ज का असर जितना ज्यादा उस चार्ज से दूर जाओगे उतना कम होता जाएगा, क्योंकि जितना दूर जाओगे उतना ही उसका फील्ड का स्ट्रेंथ बेसिकली कम होता जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? सही पढ़ा रहा हूं मैं? क्लियर है? किसी भी चार्ज का असर कम कब होगा? जब उससे दूर जाओगे। कैसे असर कम होगा? आप डबल डिस्टेंस जाओगे, उसका इफेक्ट, उसका असर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड फील्ड का 1/4 टाइम्स हो जाएगा, इनवर्स स्क्वायर रूल पे। सिमिलरली अगर किसी चार्ज से पहले डिस्टेंस r पे था, आप r/2 पे आ गए और पहले फील्ड E था, तो अब वही फील्ड जो पहले E था वो बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ E बन गया। क्यों? सर पास आने से बढ़ता है, दूर जाने से कम होता है। मोहब्बत की भी तो यही हाल है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे टाइप हैं सर। हाँ जी। अच्छा, इतना तो कंफर्म है कि सर अभी आपने बताया कि किसी भी फॉर अ पॉइंट चार्ज, सुनो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, तुम भी याद रखोगे यार, कितनी मोहब्बत है तुमसे मुझे। अगर किसी पॉइंट चार्ज की बात हो रही हो तो सर किसी भी पॉइंट चार्ज का जो फील्ड था वो था KQ/r² या 1/4πε0 Q/r²। जरा एक बार सोचो ना, जितना बड़ा चार्ज रहेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा आएगा। सही बात है सर, बड़े फील्ड का असर ज्यादा होता है कि नहीं? बड़े फील्ड का असर ज्यादा होगा किसी भी जगह पे। एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे टाइप होते हैं, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सर स्केलर है कि वेक्टर है? सर ऑफ कोर्स वेक्टर है। डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से दूर, निगेटिव के पास। बोलो ना। एक मिनट सर, अगर कोई चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है तो r डिस्टेंस पर
r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? आंसर है 1/4πε0 Q/r²। हाँ सर, यूनिट क्या होगा? अरे सर अभी आपने बताया न्यूटन पर कूलम होगा। अच्छा, यही अगर मान लो किसी मीडियम की बात है तो किसी मीडियम में इसका स्ट्रेंथ बेसिकली कितना होगा? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू, सारी कहानी पहले वाली, फिर वो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट क्या? अरे मैं बताऊं, सुनो, राज की बात किसी को बताना मत। कहानी ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली 1/k टाइम्स हो जाता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स, इसीलिए फोर्स भी 1/k टाइम्स होता है मीडियम में। तो जो फोर्स बोला था ना मीडियम में कम हो जाता है, उसका रीजन क्या है कि यहां पर जो 1/4πε0 है वो 1/4πε0 इंटू k टाइम्स होता है Q/r²। जैसा पहले मैंने बोला था ना, वैसे ही जो फोर्स के लिए रिलेशन वही बेसिकली फील्ड के लिए रिलेशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में 1/डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स होता है वो फील्ड का जो उस चार्ज का था वैक्यूम में। मतलब फील्ड 1/k टाइम्स, इसीलिए फोर्स 1/k टाइम्स होता है। क्लियर है? मतलब सर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना? सर 1/4πε0 Q/r²। सर यही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसी पानी में, कोई केरोसिन ऑयल में, या किसी भी दूसरे मीडियम में, ग्लिसरीन में, किसी भी अलग मीडियम में 1/4πε0 k इंटू Q/r²। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में कितना? Q इंटू ई। निगेटिव चार्ज पर सर उसका उल्टा कितना? -Q इंटू ई। पॉजिटिव से दूर, निगेटिव के पास। मेरे भाई और बहनों, ये जो फोर्स है ये पॉजिटिव से दूर होता है, निगेटिव के पास होता है। कोई तकलीफ आपको? अच्छा, टाइप्स की बात कर रहा था मैं। तो जो पहला टाइप है बच्चों, वो है बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम से क्लियर है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब भाई साहब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब कोई ऐसा फील्ड जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हमेशा हर जगह पे स्पेस में कांस्टेंट है। बताओ, क्या कोई पॉइंट चार्ज कभी भी यूनिफॉर्म फील्ड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? सोचो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट, बट फील्ड तो पॉइंट चार्ज का 1/r² से वेरी करता है। मतलब कभी भी यूनिफॉर्म फील्ड पॉइंट चार्ज का हो ही नहीं सकता। फील्ड का यूनिफॉर्म फील्ड ऐसा होगा, ये है यूनिफॉर्म फील्ड, ये है यूनिफॉर्म फील्ड, E इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों? सर डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, और दोनों के बीच में गैप होगा सेम, तब बेसिकली होगा कांस्टेंट। ये मैं बताऊंगा आगे कि गैप सेम रहेगा तो क्यों फील्ड यूनिफॉर्म होता है। अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि बताओ बच्चे क्या ये वाला यूनिफॉर्म है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या यूनिफॉर्म फील्ड है कि नहीं? देखना सबको तुम गलत आंसर दोगे। बताओ ये फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है? सर ये यूनिफॉर्म नहीं है। बच्चा बोलेगा है, ऐसे कैसे यूनिफॉर्म नहीं है? है तो दिख रहा है सब के सब सेम डायरेक्शन में। रुको, मुझे पता है सेम डायरेक्शन में है बट इसके बीच में गैप नहीं है सेम। मैं बताऊंगा आपको गैप का क्या लफड़ा है। गैप अलग अलग है, इसलिए भले ही डायरेक्शन सेम है बट बेसिकली मैग्नीट्यूड अलग अलग है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को जिन लाइंस से हम शो करते हैं, अब देखो किसी चुड़ैल का असर किसी घर में दिखेगा क्या? नहीं, वो तो अदृश्य शक्ति है, जो उसका असर कुछ ना कुछ एनर्जी है वहां पे। तो इसका मतलब है कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तो बोलोगे। तो वैसे ही किसी भी चार्ज का असर आसपास में क्या होगा? दिखेगा तो है नहीं, तो नहीं दिखेगा लेकिन उसका असर तो है। उसी असर को दिखाने के लिए हम बेसिकली फील्ड लाइंस का यूज करते हैं, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या रियलिटी में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता भी है क्या कहीं? नहीं, बस किसी का असर हमें दिखाने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। सर नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बेसिकली चेंज कर रहा है। उस फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या कर रहा है? सर चेंज कर रहा है। चेंज कर रहा है मतलब कैसा होगा? ये लो ऐसा है सर, मैग्नीट्यूड भी अलग सर, डायरेक्शन भी अलग, ये ऐसा फील्ड कहीं शो कर रहा है। ये सब लेकिन क्या है? ये सब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। एक और फील्ड होता है, शायद लिखा है कि नहीं इसमें, रेडियल फील्ड। उस फील्ड का नाम है रेडियल फील्ड। एकदम नाम से क्लियर, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सोचो। मुझे बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है,
तो इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कैसे होगा? टुई 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 टुई, ऐसे होगा ना। और जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे इसका असर कम होते जाएगा। तो ये अलोंग द रेडियस है, इसीलिए इसका नाम है बेसिकली रेडियल फील्ड या रेडियल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। गॉट इट? तो पॉइंट चार्ज रेडियल फील्ड कौन बनाता है बोलो? सर जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं जिनका सारा चार्ज एक ही जगह पे फिक्स्ड होता है वो हमेशा रेडियल फील्ड बनाता है। गॉट इट? तो बच्चा बोलो टाइप्स ऑफ फील्ड। पहला सर यूनिफॉर्म, क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम। दूसरा सर नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सर दोनों चेंजिंग। तीसरा सर रेडियल फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द रेडियस वेक्टर ऑफ सर्कल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बच्चा बोलेगा है सुपरपोजिशन, ये तो मास्टर ने पढ़ाया है पहले, टॉपिक शुरू ही हुआ था आज से। सीधी बात, नो बकवास। जितने भी मैंने चीजें बताई आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन है क्या? अरे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज है। हाँ सर, अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक मिनट, फोर्स पर यूनिट चार्ज में ये चार्ज तो स्केलर है, हाँ, ये फोर्स तो बेसिकली वेक्टर है, हाँ, इसका मतलब कि वेक्टर बाय स्केलर, अरे वेक्टर बाय स्केलर इज वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, और वेक्टर होगा तो पक्का है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो फॉलो ही करेगा वो। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुनो, अगर इस जगह पे मान लो बच्चे ऐसे तीन चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक, सर ये है Q1, ये है Q2 और सर ये है Q3। जरा मेरी बात समझो, यहां पर हमें सर फील्ड चाहिए, इस जगह पे फील्ड चाहिए। ये है पॉइंट P, ये डिस्टेंस है R3P, ये डिस्टेंस है R2P और ये डिस्टेंस है R1P। मतलब P पॉइंट पर फील्ड चाहिए, किसका चाहिए? Q1 का, Q2 का और Q3 का। एक मिनट, कॉन्सेप्ट वही लगाते हैं। चलो मान लो सिंप्लिसिटी के लिए माइनस हो गया ताकि दोनों मैं केस कर सकूं एक साथ ही। सुनो जरा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो पहले था वही बेसिकली अभी भी है, कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब सर किसी एक चार्ज का जो फील्ड होगा, जैसे वहां पे फोर्स था ना, यहाँ पे फील्ड, किसी एक चार्ज का जो फील्ड होगा वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन सर एक पॉइंट का जो फील्ड होगा, एक चार्ज का फील्ड, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो एक जगह पे, किसी जगह पे फील्ड, नेट फील्ड कितना होगा? सर इंडिविजुअल फील्ड, इंडिविजुअल चार्जेस का जो फील्ड है उस जगह पे उसका वेक्टर एडिशन होगा। क्या क्या क्या? इसको देख कैसा लगा? नहीं, इसको देखा तो ये ख्याल आया कि इसको पहले भी कहीं देखा था। कहां देखा था भाई? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। आज का ये फर्स्ट स्लाइड में वही तो पढ़ाया था मैंने। क्या सोचो ना, एक मिनट, फर्स्ट चार्ज है, फर्स्ट तो पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, कितना फील्ड है सर? 1/4πε0, ये R1P, तो ये है बेसिकली Q1/R1P का स्क्वायर। गॉट इट? हाँ सर। ये सेकंड है, सेकंड का फील्ड कहां आएगा सर? दूर, कितना आएगा? KQ2, के का मतलब क्या है? 1/4πε0 Q2 सर R2P का स्क्वायर। क्लियर है सर? ये थर्ड है, थर्ड का क्या आएगा? इसके पास आएगा कितना? 1/4πε0 Q3/R3P का स्क्वायर। ये फील्ड सोचो ना, यही तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड है ना, 1/4πε0 Q/R²। सोचो अगर ये Q माइनस Q3 या ये प्लस Q2 अगर ये नहीं भी होता तो भी इतना ही होता ना। सिमिलरली सेकंड का फील्ड क्या है? इतना। अगर मान लो बच्चे ये नहीं होता, थर्ड और फर्स्ट नहीं होता तो भी उतना ही होता ना। इसका मतलब है कि सेकंड का फील्ड इस जगह पे, सेकंड का असर यहाँ पे, सेकंड का किंगडम में कोई और अगर आएगा तो उसको खींचेगा या दूर भगाएगा, वो असर बाकी दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि बताओ पी पॉइंट पे नेट फील्ड कहां आएगा, तो इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा, किधर आएगा, तीनों का वेक्टर एडिशन की तरफ आएगा। तो जो नेट फील्ड है ईपी नेट, नेट फील्ड वो क्या आएगा? तीनों का वेक्टर एडिशन आएगा। मतलब 1/4πε0 इंटू क्या? Q1/R1P का स्क्वायर इंटू बेसिकली R1P कैप। आपको पता है ना वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर डालना पड़ता है।
मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। क्यों सर? वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। ये जो R1 कैप यूज कर रहा हूं, ये किसके लिए यूज कर रहा हूं? बेसिक डायरेक्शन के लिए। R1 का इधर डायरेक्शन है, प्लस दूसरे का बोलो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप, प्लस क्या थर्ड वाले का बोलो, थर्ड चार्ज का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3P का स्क्वायर इंटू R3P के डायरेक्शन में। एक बात बोलूं, सब किताबों की भाषा है, जो मेन जरूरी है सवाल समझने के लिए वो सुनो। बस आप दोनों की बात है क्या? सर पहले का फील्ड निकालो, दूसरे का फील्ड निकालो, तीसरे चार्ज का फील्ड निकालो और तीनों का बस वेक्टर एडिशन कर दो। कैसे? √a² + b² + 2ab cos θ। बस इसलिए कहता हूं 11th की चीजें इसलिए ही जरूरी है क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि 11th का सिलेबस 12 में है, मतलब जेई नीट या सीईटी में है 20% सीईटी में। इसलिए भी है क्योंकि 11th की जो फंडामेंटल चीजें पढ़ी गई थी वो पूरा का पूरा एग्जाम में आता है 12 में काम, और 12 के चैप्टर्स में भी काम आता है बीच बीच में। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम सोचो, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 11th में जो वेक्टर पढ़ा था उसका यूज नहीं है क्या? हर जगह तो वेक्टर यूज हो रहा है भाई, वेक्टर एडिशन ही तो कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट सवाल देखना, वहां बेसिकली तुम्हें यही सब दिखेगा। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, अब ये जो पॉइंट है ना, इसको बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा जब पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तब। ये पॉइंट अभी एक्सप्लेन करने लायक है नहीं क्योंकि मैंने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमने नहीं किया था। आइए तो एक बात समझना, सर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ लिखने की बातें हैं, समझा पहले ही मैंने दिया हुआ है। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, तो मैंने बेसिकली अभी बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर है, और वेक्टर है तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो करेगा, है ना? अलग अलग चार्जेस का अलग अलग। अच्छा सुनो, वेक्टर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी देखना। जैसे कि सवाल से मैं और एक्सप्लेन करता हूं, डायरेक्शन का मतलब क्या है? पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के पास। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बड़ा आइडियल क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाएगा तुम्हें। क्या कि सर फाइंड पोजीशन और पोजीशंस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मैंने क्या कहा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किसी के चार्ज के आसपास का वो हिस्सा है, इसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा पहला वाला चार्ज या फिर रिपेल करेगा। मतलब बेसिकली उसका वो मतलब एरिया है ना, उसका वो इलाका है काइंड ऑफ। अच्छा अब समझिए सर, फिर से वही दुविधा आ गई जी। उफ, फिर से वही ख्याल, ये 1 2 3। पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्चुअली जीरो कहां पे है। क्या बीच में जीरो हो सकता है क्या? जरा सोचो, अगर ये दो चार्जेस है 4q - q, क्या इस पॉइंट P पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है क्या बीच में कहीं पर? चलो चेक करते हैं भाई, ये पॉजिटिव है निगेटिव, इस पॉइंट पर पॉजिटिव से दूर, पॉजिटिव से दूर निगेटिव के पास, ओ हो ए भाई, दोनों तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, मतलब दोनों का फील्ड कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता। और अगर कभी कैंसिल नहीं होगा इसका मतलब है बीच में आंसर नहीं है। तो फिर कहां आंसर होगा? क्या यहां पॉसिबल है क्या? हमने माना कि पी पॉइंट हमारा यहां पर है, तो क्या यहां पे पी पॉइंट हो सकता है? चेक करते हैं। सर ये निगेटिव, तो निगेटिव की वजह से सर बेसिकली फील्ड पास। हाँ सर ये पॉजिटिव, पॉजिटिव की वजह से सर दूर। इसका मतलब इतना तो कंफर्म है कि सर दोनों है इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फील्ड जीरो हो सकता है। और वैसे भी मैंने क्या बोला था, जिस पॉइंट पर फोर्स या फील्ड जीरो है वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास आता है। भाई अभी तो बोला था मैंने। तो चलिए मान लेते हैं बच्चे कि यहां से इसकी डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस l है, तो 4q से डिस्टेंस कितना हो गया पॉइंट P का? आंसर है बेसिकली 4 आई मीन l + x। फील्ड जीरो है तो कब जीरो होगा? जब जितना पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है उतना ही बेसिकली निगेटिव का होगा। तो पॉजिटिव वाले कितना है बताओ? k इंटू 4q k इंटू 4q डिवाइडेड बाई l प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना पॉजिटिव का उतना ही निगेटिव का, कितना? k q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। क्लियर है? या तो तुम ऐसे लिखो या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का बेसिकली नेट वैल्यू आएगा वो जीरो है। आइए सर के क्यू फिर से वही ख्याल पहले का, दोनों तरफ रूट ले लो तो 2/l + x इज इक्वल टू 1/x। क्या आएगा बताओ मुझे यहां से? ये है बेसिकली 2x इज इक्वल टू x + l, इसका मतलब है x इज इक्वल टू l।
जिस डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जीरो होगा, वो फील्ड कहां पे होगा सर? वो पॉइंट कहां पे होगा? दूसरे वाले चार्ज से बेसिकली एक्स डिस्टेंस आगे। क्लियर है? जरा एक बात सोचो, क्या इधर जीरो हो सकता है क्या? नहीं। क्यों सर? एक बात बताओ, अगर इधर जीरो आप ले लोगे तो डायरेक्शन में तो हो सकता है कि आपको दिख जाए। कैसे? कि सर पॉजिटिव से दूर है और निगेटिव के पास है। बट एक बात सोचो, ये तो 4q है, यहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो दोनों की वजह से नेट इफेक्ट उसका क्या होगा? ज्यादा। और इक्वल अपोजिट होना होगा तभी तो नेट जीरो होगा ना। तो एक ही आंसर है। आइए नेक्स्ट। सर इसमें कुछ बातें और बताया। अभी मैंने आपको बोला है कि देखो भाई ऐसा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में मैंने क्या बताया? अब इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का आसपास का एरिया है जिसमें दूसरे चार्ज पर फोर्स लगता है, बट ये दिखेगा तो है नहीं भाई, अदृश्य शक्ति है ना। इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, हाँ सर हम सब पे लग रहा है। यहां से इस पेन को छोड़ा तो नीचे गिरा, गिर गया विथ एक्सेलरेशन जी। खैर, तो अगर गिरा है तो मुझे एक बात बताओ, इतना तो कंफर्म है कि यहां पर इन आसपास में कुछ तो ऐसा था जिसने धरती माता के फोर्स की वजह से इस पेन को नीचे गिराया। किसने गिराया सर? ग्रेविटेशनल फील्ड है यहां पर, तभी तो फोर्स लगेगा। इसका मतलब है कि फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस इनविजिबल चीज को कुछ बताने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं इस टॉपिक का, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, आई मीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करता है? किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं जो बता सके, मतलब जहां पे फील्ड होगा वहां पर कैसे दिखाए। तो रीजन क्या है, क्या कैसे दिखाए, तरीका क्या है सर? बेसिकली फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके। तो आइए, दे आर यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट इज एन इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन सच अ वे that the tangent at any given point on this curve gives the direction of electric field. एक मिनट, मान लो बच्चे कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है, तो इस पॉइंट के बारे में सोचो P, यहां पर जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट का फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। सिमिलरली अगर यहां पर देखोगे इस जगह पे, तो यहां पर अगर मान लो Q है तो इस जगह का जो टेंजेंट है वो इस जगह का फील्ड शो करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि उसके टेंजेंट का हर पॉइंट, उस पॉइंट पर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। ओके, द पाथ अलोंग विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इज द लाइंस ऑफ फोर्स। मुझे बताओ, अगर हमने यहां पर P पॉइंट पे कोई भी चार्ज रख दिया तो कहां जाएगा सर? टेंजेंट की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? मैंने पहले ही कहा है, किसी बाहरी फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखा तो वो चार्ज हमेशा मूव करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। गॉट इट? तो F इज इक्वल टू बेसिकली क्या था सर? F इज इक्वल टू Q इंटू E, जिधर फील्ड का डायरेक्शन उधर फोर्स का डायरेक्शन। वही लिखा हुआ है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट है वो शो करेगा फील्ड का डायरेक्शन, और किसी भी चार्ज को अगर वहां रखा तो वो हमेशा बेसिकली उस तरफ ही जाएगा। किस तरफ जाएगा? जिस तरफ उसकी किस्मत होगी जाने की। आइए नेक्स्ट। हाँ जी, क्या क्या बेसिकली बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? बड़े आसान है, जितने भी पॉइंट बता रहा हूं सब के सब रटने वाले हैं। पहला क्या है? द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या पहले से मालूम नहीं है कि सर अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से फील्ड लाइन निकलता है। ओ हो, कहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे फील्ड लाइंस आता है। तभी तो हमने कहा था पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास। अरे बोलो, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास। The lines of force neither intersect nor meet each other, as it will mean that electric field has two directions at a single point. ये भी जरूरी पॉइंट कि कभी भी दो फील्ड एक दूसरे से, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस एक जगह पे, एक पॉइंट पे कभी भी कट नहीं होंगे। अगर हो गया तो क्या होगा? अगर हमने पहले वाले को फॉलो किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट पे देखा तो इस डायरेक्शन में होगा। अरे यार, एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पे दो डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? या तो उधर होगा तो इधर होगा, ये दोनों तरफ कैसे हो सकता है भाई? अब समझिए मेरी बात ध्यान से। हाँ जी, नेक्स्ट, द लाइंस ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। ये आगे की बात है, एक्चुअली बताऊंगा मैं कि बच्चों किसी भी कंडक्टर के अंदर जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। अगर वो कंडक्टर है तो किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और इसी की वजह से, और इस सरफेस पे जितने भी फील्ड लाइंस है
वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस के, क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये सब बात की बात है। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। ये थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। मैंने बोल दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। भाई एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। जहां फील्ड उसको दिखाने के लिए फील्ड लाइंस, यही ना? तो जहां फील्ड उसको दिखाने के लिए फील्ड लाइंस, तो जब फील्ड ही नहीं है तो फील्ड लाइंस कहां से आएगा भाई? इसीलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस हमेशा क्या आता है? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट नहीं रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया और टू द सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर फील्ड। एक मिनट, ये जितनी भी बातें लास्ट में बोली उनका एक शॉर्टकट बस यही है। मान लो किसी जगह पे फील्ड लाइंस ऐसा है, ये पॉइंट है बेसिकली ए और ये पॉइंट है बी। सीधी बात मुन्ना, नो बकवास। क्या सही इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो बी पर है उससे? क्यों क्यों क्यों? पूछो 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 क्यों। सर सिंपल सा आंसर ये है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर at those points where field lines are more heavily crowded। ओहो, अंग्रेजी बोल दिया। क्या क्या फिर से बोलो। The value of electric field lines, I mean the value of electric field is more at those points where field lines are more heavily crowded। जहां फील्ड लाइन बहुत आसपास है, और पास सस्ता शाहरुख खान वाला, और पास, वहां पे फील्ड का वैल्यू ज्यादा होता है। यहां पर देखो फील्ड लाइन ज्यादा है, यहां पर फील्ड लाइंस कम है। जहां फील्ड लाइन ज्यादा है वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है, जैसा कि आपने इस पॉइंट पे देखा है। ऐसे क्या देख रहे हो? सही पढ़ा रहा हूं मैं। बंद करो उसकी फोटो जूम करना। तुम इंस्टाग्राम पे जूम कर करके उसकी फोटो देख रहे हो। भाई साहब फिल्टर लगा के बैठी है वो, उसकी असली फोटो वही है आधार कार्ड पे है। आधार कार्ड की फोटो देखो, सारा प्रेम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। समझे? एक मिनट सुनो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लार्ज। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं। जहां फील्ड लाइंस क्राउडेड है वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्मॉल। ये तो पहले का पॉइंट है। जहां पर फील्ड लाइन, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कमजोर है, मतलब बहुत दूर दूर है, और दूर इस जगह पे, इसका मतलब है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। ए भाई, जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, तो जहां पे क्राउडेड नहीं है वहां पे फील्ड लाइंस कम है। अरे कुछ तो बोलो अरे मुन्ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वाइडली सेपरेटेड। ठीक है, द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ एन अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इक्वली स्पेस्ड। याद करो, देखो भैया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जहां भी यूनिफॉर्म फील्ड होता है, ये तो कर लिया हमने, जहां भी बेसिकली यूनिफॉर्म फील्ड होता है, यूनिफॉर्म, मैंने कहा था कि वो बेसिकली पैरेलल फील्ड लाइंस है। मेरे भाई और बहनों, आज के बाद जहां भी यूनिफॉर्म फील्ड होगा वहां पर डायरेक्शन ही नहीं मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। भाई और बहनों, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। एक मिनट सर, अगर इनके बीच में, मैंने एक्सप्लेन किया था पहले, अगर इनके बीच में डिस्टेंस सेम रहा, इसका मतलब है कि हर जगह फील्ड सेम है। क्योंकि अगर डिस्टेंस जहां कम हो गया मतलब फील्ड लाइन ज्यादा हेवली क्राउडेड है। अगर ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मतलब जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं फील्ड लाइन, आई मीन डिस्टेंस जो है वो कम होते जा रहा है। इसका मतलब है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू कम है। इसीलिए मैंने बोला था कि द गैप शुड रिमेन सेम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्या है, ये हमने सवाल कर लिया है दोस्त। एक्सप्लेन मैंने सारे फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कर दी। नेक्स्ट, लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वहां से फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा सर? दूर जाएगा। अरे दूर जाएगा, दूर जाओ, दूर जाओ। अच्छा, लाइंस ऑफ फोर्स किसी निगेटिव चार्ज की वजह से सर माइनस क्यू, पास आओ, पास आओ, और पास, और पास, और पास नहीं। अब पास नहीं, बताओ बदबू आएगी। अब इतना पास नहीं। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। नेक्स्ट,
लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल दो पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक मेल एक फीमेल, एक मिनट, डाइपोल, यहां पर क्या है पॉजिटिव, यहां पर क्या है नेगेटिव, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, ये डाइपोल है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, यूजुअली भाई पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन ही होता है। खैर आजकल कुछ कह नहीं सकते, किसी का कुछ भी ओरिएंटेशन हो जाता है। मेरे ही एक दोस्त है, मैं क्या बताऊं कैमरे के पीछे, उसका ही ओरिएंटेशन कुछ और हो गया है, तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूं, बट ठीक है, होता है कुछ लोगों के साथ, हम उनकी भी बेसिकली इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं दोस्त। अगर वो पॉजिटिव है और ये अगर ये निगेटिव है, लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू डाइपोल कैसा होगा भाई? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहां से निकलता है? पॉजिटिव से। कहां जाता है? निगेटिव में। तो इसका मतलब है कि ये फील्ड लाइंस क्या होगा, ये बेसिकली ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव की तरफ, क्रैब की तरफ, ये देखो पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में सरेंटर करेगा। बट ध्यान दो मुन्ना, ये क्लोज्ड फिगर नहीं बनाता है, ऐसा गोल गोल कहीं देख नहीं रहा है भाई, नो क्लोज्ड लूप। कभी भी किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहीं कोई क्लोज लूप नहीं बनाता है। लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, मान लो यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, तुम्हें भी समझ में आ रहा है कि दोनों में झगड़ा है, जाने दुश्मनी है, जन्म से ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब बताओ जरा, अगर जन्मों जन्मों से नफरत है तो कैसा दिखेगा? तुम्हें दिखेगा यहां भी कि इन दोनों के आपस में नहीं बनती है। ये देखो, ये दोनों दोनों दूर जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे दूर जा रहे एक दूसरे से। फील्ड लाइंस बेसिकली एक दूसरे से दूर जाता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि इन दोनों की आपस में नहीं बन रही है। आई बात समझ में? जैसे जो मेरा दोस्त है कैमरे के पीछे, उसका, ठीक है चलो कोई बात नहीं, खैर ज्यादा नहीं बोलते। हाँ जी, नाउ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जरा एक बात सोचो, इस पूरे लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ, तुम क्लास में बैठा करो मेरे, तुम पे जोक मारने मेरे को मजा आता है। खैर देखो, अभी तक जो भी हमने चार्जेस बताए आपको वो बेसिकली पॉइंट मासेस थे। अब क्या है सर? ये है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर चार्ज किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर जगह में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर, जब भी लीनियर आए इसका मतलब है अलोंग लेंथ। लीनियर मतलब सर अलोंग लेंथ। एक बात मुझे बताओ, मान लो ये बेसिकली एक रॉड है, इस पर बच्चे जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज मान लो प्लस क्यू है, इसका जो लेंथ है वो बेसिकली एल है। अब एक बात समझना, लीनियर मास डेंसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या 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 सर? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अब पॉइंट मास नहीं रहा ये, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कितना, चार्ज कितने लेंथ पर है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये है बेसिकली लीनियर मास डेंसिटी। कई जन्मों से बंदी है बगावत क्यों नहीं करती। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कूलम्ब, लेंथ सर मीटर, तो यूनिट क्या होगा? C by L। तो लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सर चार्ज बाय लेंथ, देन व्हाट कैन बी रिटन एज चार्ज? चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ। मेरे भाई और बहनों, जब भी आपको चार्ज का वैल्यू निकालना है, अरे चुपचाप लैम्डा को L से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? चलो अब समझो, मैं एग्जांपल्स दिखाता हूं। मान लो बच्चे, एक मान लो रिंग है, ठीक है, इस रिंग के पूरे सरकमफेरेंस पर, पूरे पेरीफेरी पर मान लो बच्चा चार्ज क्यू है, इतना चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए भाई इसका रेडियस आर है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन दिस रिंग? ये रिंग है ना, कितना चार्ज डेंसिटी होगा? चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, लेंथ मतलब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर। नाचो। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक मिनट रुको जरा, सब्र करो। इसके पहले चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड था? लेंथ पर। अब यही चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया पर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज कूलम्ब, एरिया मीटर स्क्वायर। हाय, क्लियर? आगे तो सर सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, हाउ विल यू कैलकुलेट चार्ज? चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। जैसे कि एग्जांपल्स मत समझते हैं बच्चा, मान लो ये डिस्क है, क्या है ये? डिस्क।
रेडियस आर, इस पूरे डिस्क पर चार्ज क्यू है डिस्ट्रीब्यूटेड। जरा एक बात सोचो, अगर पूरे डिस्क पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इस एरिया पर, तो बताओ सिग्मा क्या आएगा? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ सर, चार्ज क्यू, एरिया सर पाई आर स्क्वायर, तो हो गया सिग्मा इज इक्वल टू क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया। गौर से देखिए मेरे बच्चों, समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? अगर मान लो जो इस पे चार्ज है ना, इफ सेम चार्ज इज स्प्रेड ओवर अ स्फीयर, अगर यही पूरा चार्ज किसी स्फीयर के ऊपर रख दिया होता तो क्या होता? इफ सेम चार्ज इज स्प्रेड ओवर स्फीयर, तो बताओ बच्चों सिग्मा क्या आता? सर चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब सिग्मा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो भाई? आसान तो पढ़ा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब तो सब कोई गेस कर लेगा सर ये क्या है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। रो क्या बताता है कि सर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चार्ज यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि एक सिंपल सी बात समझो, यह स्फीयर है, रेडियस आर है, पूरे वॉल्यूम में मान लो प्लास्टिक का स्फीयर, ये स्फीयर है, पूरे प्लास्टिक के स्फीयर में मान लो क्यू चार्ज इसमें डाल दिया, तो इसका रो कितना होगा? सर रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओ हो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्यू बाय वॉल्यूम। तो सर यहां से चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, कहीं से चार्ज निकालना रहे तो उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को तुम्हें मल्टीप्लाई किससे करना होगा? सर बेसिकली वॉल्यूम से डिपेंड करना, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज, जहां जहां बच्चे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको बेसिकली सिंपली उस बॉडी के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो बेसिकली चार्ज का आंसर आ जाएगा। बोलो कोई तकलीफ आप लोगों को? Behold, I have given life to the creature using static electricity. Yes, ये कौन है? ये तो कोई मास्टर लग रहा है। चलिए क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट, बहुत जल्दी अपलोड होगा इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अरे तुम्हारी जान हाजिर है रे, बस मांगना मत। चलिए थैंक यू।